ओके चलो तो हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना ये सब देख रहे थे और मैंने होमवर्क में BB7 क्या था मैं पूछ रहा था आपसे BB7 में कोई डाउट है क्या BB7 में कोई भी डाउट करे ना जैसे मुझे मैसेज करा है निमित तो कर लिया है बाकी बच्चे ने BB7 करा है फ्लक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड था यार करा है तो हाँ नहीं है तो ना बोल दो किया है कोई डाउट नहीं ऋत्विक को तो वेरी गुड ऋत्विक कोई डाउट नहीं फिर किसी को भी चलो अगर डाउट अभी नहीं है कोई बात नहीं तो अगर हो सकता है कुछ बच्चों ने शायद ना करा हो तो जिन जब करो तो पूछ लेना यार अपने डीसीएस में पूछ लेना ठीक है हाँ कोई बात नहीं अगर BB7 पूरा नहीं करा तो जब पूरा कर लो उसके बाद आप डाउट पूछ सकते हो ठीक है और सॉल्यूशन भी मिलेगी आपको है ना तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं अब लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करवाई थी तो एक बार शॉर्ट में मैंने क्या-क्या डिराइव करा दिया था मैं बताता हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराई थी मेरे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है q तो उससे r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r2 तो यहीं पर पोटेंशियल हो जाता है kq/r पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड पोटेंशियल में आता है गॉस लॉ से डिराइव करना फिर पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्री थी और स्फेरिकल सिमेट्री के और भी केसेस देखे थे हमने मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है मैं सब चीज लिख नहीं रहा मैं जो बोल रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है मैं हर चीज यहां पे लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल एक जैसा मान लो q चार्ज तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस से बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो पॉइंट चार्ज वाले आ गए और पोटेंशियल भी बाहर यही हो गया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था और पोटेंशियल का भी kq/r आ गया था सेल बाहर देखने पे ऐसे लगता है जैसे कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे है उसको अपन उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज जैसा मान सकते हैं अब इसके अंदर के पॉइंट पे देख लेते हैं अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज शेल यूनिफॉर्मली चार्ज होना बहुत जरूरी है यहां पर तो याद रखना मैं जो भी बता रहा हूं सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए बता रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज में मेरे को अभी नहीं आती इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताई नहीं है ठीक है तो मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है और वो जीरो है और पोटेंशियल अंदर में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट आता है वो वही होता है जो सरफेस पे था यही पोटेंशियल सरफेस पे होता है तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक जीरो है और पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट है पोटेंशियल इनसाइड द शेल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज कांस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ये याद है पढ़ा था अपन ने क्या याद आ रहा है बताइए इज दिस क्लियर चलो अच्छा मुझे बोल रहे हैं ओके वेरी गुड फिर स्फेरिकल शेल के बाद मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज हर तरफ उसमें चार्ज तो एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर वाले पॉइंट पे तो वही हो जाता है पूरा पॉइंट चार्ज वाला केस हो जाता है फिर से तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से हो जाती है kq/r2 और पोटेंशियल आता है kq/r ये पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे रेडियल वेक्टर के अलाउंग होती है तो कितनी होती थी वो kq टोटल r/r3 या इसको रो r/3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो रो के टर्म में लिखना हो तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट है ना सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक और यहां पोटेंशियल जो आया था थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सप्रेशन था 3/2 kq/R माइनस kq स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R तो इनका फंक्शन तो कैसा आ गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था डिफिकल्ट है याद रखने में पर आपको याद रखना पड़ेगा चलो तो ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बाहर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा ये सभी केस बाहर से पॉइंट चार्ज जैसे दिखते हैं है ना तो ये सब अपन कर चुके थे मैं जस्ट रिकैप करा रहा हूं सारी चीजों का इन सब में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्राफ भी देखा था ठीक है अच्छा अगर मैं नॉन कंडक्टिंग वाले से कंडक्टिंग ले लेता तो क्या आंसर आता है अंदर इलेक्ट्रिक का आंसर क्या था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो आंसर क्या बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो बिल्कुल सही शेल वाला आंसर बोल देते
है ना, मतलब सबको अच्छे से याद है। और वो यूनिफॉर्मली चार्ज होना मस्ट है, ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज होना मस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इनके बाद मैंने आपको रॉड का केस बताया था, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, इससे आर डिस्टेंस पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर, वो आती थी 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय, है ना। तो रॉड के बाद मैंने होलो पाइप बनाया था, होलो पाइप, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग बताया था मैंने, इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती थी पर यूनिट लेंथ। तो इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाती थी 2k लैम्डा बाय बाहर एक्सिस पे, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर क्योंकि होलो है, होलो लॉन्ग पाइप। यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे मस्ट है, यूनिफॉर्मली चार्ज हर जगह आपको कंफर्म है, आपको याद है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इतना जरूरी है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, तो ये देखा था। फिर इसको मैंने सॉलिड भी कर दिया था, अगले स्टेप में मैंने इसे सॉलिड कर दिया था, सॉलिड लॉन्ग पाइप, इसमें मैंने दो चार्ज डेंसिटी दे दी। ठीक है, तो इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे बाहर, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड वही 2k लैम्डा बाय आर आएगी। अब यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैंने यहाँ रो दिया है, तो आपको रो और लैम्डा में कन्वर्जन आना चाहिए। मान लो इसकी रेडियस r है, तो आप लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा निकालने के लिए आप करोगे, देखो जरा ध्यान से, 2k लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए पहले चार्ज लिखो। मान लो रेडियस r थी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर, और लेंथ मान लो l है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इनटू रो, ये हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय लेंथ कर दो तो लैम्डा आ जाएगा, डिवाइड बाय r, तो देखो लैम्डा क्या आ रहा है, डिवाइड करके रो पाई r स्क्वायर आ रहा है ना, लैम्डा इज रो पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे हमने, इसके अंदर एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी। तो ये क्लियर हो रहा है क्या, ये आ रहा है समझ में अच्छे से? ओके, वेरी गुड, है ना। तो ये तीन केसेस भी एक जैसे थे जैसे ये तीन केसेस थे। ठीक, अब मैं और तीन केसेस करने वाला हूं, मैं गॉस लॉ से पहले तो एक इनफाइनाइट लार्ज सरफेस के इक्वेशन डिराइव करूंगा। अभी ये सब कर दिया था, अब जो मैं बताने वाला हूं मैं डिराइव नहीं करा था, तो अब डिराइव करते हैं। मैं इनको अभी नहीं रख रहा हूं, इस केस में मैं डिराइव कर दूंगा। तो अगला हमारा केस है इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस। मेरे पास एक सरफेस है लाइक दिस, दिस इज वेरी लार्ज, दिस इज वेरी लार्ज, इट हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, in uniform charge distribution there is a sigma charge density on this surface। ठीक है, तो बहुत बड़ी एक सरफेस है, जैसे कि मेरा पूरा बोर्ड है, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस सरफेस की वजह से इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है समझो, ये अपन ने इंटीग्रेशन से करा हुआ है, इसका आंसर आपको आता है इंटीग्रेशन से, क्या याद है इसका आंसर, क्या था आंसर बताओ? चलो, अब जो आंसर था ना उसको अपन डिराइव करेंगे बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से डिराइव करेंगे। गॉस लॉ से डिराइव करने के लिए मैं कुछ गॉसियन सरफेस लूंगा सबसे पहले। तो गॉसियन सरफेस कैसे ली, हमें इनफाइनाइट लार्ज प्लेट सिमेट्रिक दिख रही है, ऊपर नीचे सब तरफ एडजस्ट की, तो इसके इसका सबसे पहले तो साइड व्यू देखते हैं अपन। साइड व्यू में अपन एक प्लेट को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना। तो वो चार्ज डेंसिटी जो है वो ये अपन को सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिख रही है, इसकी वजह से मैं यहाँ 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 कहीं पर क्या कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो सेम आने चाहिए, बिकॉज़ ऊपर नीचे सब तरफ सिमेट्री, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है, तो इसके पैरेलल में जितने भी पॉइंट होगा, जैसे इस बोर्ड पे सब तरफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो उसके पैरेलल में यहाँ पे जितने भी पॉइंट होगा सब पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बाय कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री। बताओ सही बोल रहा हूँ क्या, इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, है ना।
तो बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट अगर मैं प्लेट के दूसरी तरफ ले लूं, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट प्लेट के दूसरी तरफ ले लूं, तो इनके भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए E बाय कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट ग्लास सरफेस है, तो सरफेस के चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, सरफेस मुझे एक चीज दिखी, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही दिखना चाहिए। तो ये लॉजिक जो हमको समझ में आ रहा है, इससे हम अब गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं सिलेंडर, गॉसियन सरफेस सिलेंडर चूज कर रहे हैं। साइड व्यू में सिलेंडर ऐसा दिखेगा, और 3D में अगर मैं कोशिश करूं बनाने की, तो सिलेंडर विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये सिलेंडर बनाता हूं मैं, ये हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये रहा हमारा सिलेंडर। तो इस सिलेंडर से हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। ये हमारा गॉसियन सरफेस, क्या गॉसियन सरफेस समझ में आ रही है आपको? ये ग्लास सरफेस है और एक ऐसा सिलेंडर जैसा बनाया हमने, ठीक है, इस सिलेंडर से अपन चाहते हैं और फ्लक्स निकालना। इज दिस क्लियर? गॉसियन सरफेस समझ में आ रही है? बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस सिलेंडर की कर्व सरफेस जो है और प्लेन सरफेस, दो पार्ट में से तोड़ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एरिया S था और लेंथ इसकी मान लेते हैं कुछ L वगैरह थी, लेंथ L मान लेते हैं। अगर आप कर्व सरफेस पे देखोगे तो फ्लक्स शुड बी 0, बिकॉज़ कर्व सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगी प्लेट से परपेंडिकुलर टाइप। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 होना चाहिए। यहाँ भी लिखा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से थी और यहाँ का नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर इधर होना चाहिए। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स इज 0। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं इसे लिखने चाहूंगा मेरे गॉसियन सिलेंडर से, टोटल फ्लक्स it should be flux through curved surface area plus 2 times flux through the plane area। कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। और प्लेन का कितना होगा? मैंने यहाँ पे एरिया को x बोला है, तो प्लेन का फ्लक्स क्या होगा? it should be 2 times E into S। देखा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ एरिया S, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो E into S होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो एरिया भी नॉर्मल होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो बच्चे मुझे याद बोल रहे बहुत बढ़िया। अब टोटल फ्लक्स होना चाहिए चार्ज इक्वल बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना आएगा बताओ? प्लेट का कितना आएगा? यहाँ पे आ रहा है, प्लेट का भी तो S एरिया आएगा अंदर, तो सिग्मा इनटू S, दिस विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बाय गॉस लॉ देखो E की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लार्ज सरफेस, एक लार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी की यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस, उसकी वजह से हमने देखा दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट आ रही है, कितनी आ रही है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस और एनीथिंग। तो लार्ज प्लेन की वजह से इससे इधर की तरफ कितना भी दूर जाओ, इधर की तरफ कितना भी दूर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज़ प्रैक्टिकली लार्ज इनफाइनाइट सरफेस तो बनाएंगे नहीं अपन, पर कोई भी अगर एक सरफेस है जिसके क्लोज हो आप, तो बहुत पास से देखने में लार्ज दिखेगी वो, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नंबर 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। समझो अच्छे से ये क्या क्लियर हो रहा है? तो नोट कर लीजिए अच्छे से, इसमें कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो आप। मेरे पास एक डाउट आया है सर, ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क के लिए भी सेम ही होगा? हाँ बिल्कुल सही दक्ष। सर गॉसियन सरफेस बोथ साइड्स क्यों लिया? बोथ साइड क्यों लिया? मैं किधर लूं फिर? मतलब क्या लूं? मतलब बोथ साइड लूं तो कैसे लूं? मेरी जो सरफेस है, या आप समझ लो ये जस्ट सरफेस है, तो मुझे सिमेट्री चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इक्वल दिखे, तो अगर मैं इधर कुछ डिस्टेंस पे गया हो, उतनी डिस्टेंस इधर भी जाना चाहिए ना मुझे, तभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बात बोल पाऊंगा। तो सिर्फ एक साइड का ही ले लीजिए। कैसे लूं बताओ? एनी आइडिया कि कैसे लूं मैं एक साइड? एक साइड कैसे लूं? मुझे जितना डिस्टेंस इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, तो इधर भी तो उतना ही डिस्टेंस जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। सर एक प्लेन पर इनफाइनाइट पर हो जाएगी,
एकदम सरफेस पर चिपका दो तो मैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बोल पाऊंगा कुछ भी। मुझे तो सिमेट्री दिखेगी, इसलिए मैं दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई बोल रहा हूँ। एकदम इस सरफेस पर जाके मैं अगर गॉसियन सरफेस ले लेता तो सरफेस के पीछे या आगे कहीं तो मुझे कुछ बोलना पड़ता। ये मेरे पास एक इनफाइनाइट लार्ज सरफेस है, ये इनफाइनाइट लार्ज सरफेस, और आप बोल रहे हो कि गॉसियन सरफेस आप ऐसे लेना चाहते हो व्यू। तो या तो गॉसियन सरफेस इसके थोड़ा सा बाहर होगी या थोड़ा पहले हो जाएगी, या तो ये सिचुएशन होना चाहिए या ये सिचुएशन होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन बोलना चाह रहा हूं? फिर एक प्लेन पर इनफाइनाइट हो जाएगी, ये समझ में आया क्या होगा। ये दोनों ही सिचुएशन में मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे तो चार्ज इनफ्लोस ही नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिमेट्री है लेकिन इक्वल तो बोल नहीं सकते बिना पता करे। यहाँ दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल नहीं बोल पाऊंगा। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वही प्लेट के पीछे सेम डिस्टेंस पे नहीं हो जितना आगे हो, तो अगेन आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं बोल सकते दोनों तरफ। तो मैं लिमिट आपका डाउट क्लियर हो रहा है? आपके पास तो माइक भी, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तो आपके करने के लिए क्वेश्चन है, मेरे करने के लिए थोड़ी क्वेश्चन है। आपको पूछा है तो आपको करना। चलो आई थिंक आपका डाउट अब क्लियर है। इसमें कुछ और जानना चाह रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से। अगर कुछ चीज पर डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। बाकी बच्चों को समझ में आया लिमिट का डाउट क्या था? बाकी बच्चों को क्लियर हो रहा है? लिमिट का डाउट ये था कि मैंने गॉसियन सिलेंडर ऐसा क्यों लिया कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल डिस्टेंस तक जा रहा है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक जा रहा है। तो मेरा रीजन ये था दोनों तरफ इक्वल लेने का कि एक सरफेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलूंगा तो दूसरी पर भी सेम डिस्टेंस होने से ई ही बोल पाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ भी ई, यहाँ भी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया बिकॉज़ दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सिमेट्री के लॉजिक के लिए मैंने दोनों तरफ इक्वल लेंथ का सिलेंडर ले लिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है शायद आपको। तो यस वेरी गुड। तो अब इनफाइनाइट लार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया हमने बाय गॉस लॉ। तो ये हटा रहा हूं मैं, इसे यहां लिख देते हैं। तो हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट लार्ज सरफेस है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यूनिफॉर्म सिग्मा बाय 2 इनफाइनाइट लार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला केस, इनफाइनाइट लार्ज मेटल प्लेट। सरफेस और प्लेट में क्या फर्क होगा, पहले तो ये समझो। सरफेस का मतलब होता है केवल एक सरफेस। प्लेट हैज टू साइड्स, प्लेट हैज टू सरफेसेस। प्लेट को अगर आप ड्रॉ करोगे तो प्लेट विल हैव सम थिकनेस, राइट? प्लेट का मतलब होता है कि प्लेट में दो सरफेस हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट लार्ज मेटल प्लेट में दो सरफेस हो जाएंगे, है ना? उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर मैं कहूं कि इसकी एक सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो दूसरी पर भी सिग्मा होना ही चाहिए। दूसरी पर भी सिग्मा होना ही चाहिए। तो अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको प्लेट को, अगर हम इसकी एक सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं, तो इधर भी सिग्मा होना ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब प्लेट हैज टू सरफेसेस। प्लेट को इधर से देखो या इधर से देखो, दो सरफेस होगी। जैसे मेरे हाथ में इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, दो सरफेस। तो ये दो सरफेस पे अगर एक सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो दूसरी पर भी सिग्मा होना ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रूव करूंगा कि दोनों पे चार्ज डेंसिटी इक्वल ही होना चाहिए। चलो करने क्या वाला ये क्लियर हो रहा है? A large metal plate should have equal charge densities on the two surfaces. अब मैं प्रूव करता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले
सिंगल चार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिराइव करी थी, इट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल लार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी, इट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप एक कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पे देखो, विद इन कंडक्टर एक पॉइंट लो, यहां इस वाले पॉइंट पे देखो, दिस पॉइंट इज ऑब्जर्विंग अ सरफेस हियर एंड अ सरफेस हियर। कंडक्टर के अंदर खड़े हो जाओ, कंडक्टर के अंदर खड़े होंगे तो मुझे इधर और उधर दो लार्ज सरफेस दिखेगी। दोनों सरफेस की यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं हुई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। और हम कंडक्टर में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, बाय दिस सरफेस एंड बाय दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, एंड फॉर दैट सिग्मा शुड बी इक्वल बिकॉज़ सिग्मा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई क्या बात समझ में? तो अनन्य को तो आ गई, बाकी बच्चे भी समझ लीजिए। इफ आई हैव अ लार्ज मेटल प्लेट, देन लार्ज मेटल प्लेट में दो सरफेसेस पे सिग्मा सिग्मा दोनों पे सेम होना चाहिए, सिग्मा सेम ही होना चाहिए। अगर अनइक्वल होगा ना सिग्मा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट बना के कि टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट टू बी जीरो बिकॉज़ दिस इज मेटल, to make electric field inside the plate to be zero, the surface charge densities on the two surfaces should be equal. The surface charge density on the two surfaces should be equal. Yeah. ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अब क्या हो गया, यहाँ पे दो सरफेस पे दो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ना, इसकी वजह से इस सिग्मा और इस सिग्मा की वजह से यहाँ देखोगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐड होके इट शुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एट दिस पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वैसे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? When I have a large conducting plate जिसपे एक सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो ड्यू टू दैट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आइदर साइड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछ रहा है विड्थ नेग्लिजिबल है क्या? हाँ, मेटल प्लेट जब बोला है तो विड्थ उसकी कुछ है, मेटल प्लेट जो बोला है तो उसकी कुछ विड्थ है, पर हमारी सरफेस पे यहाँ जो चार्ज आएगा उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लार्ज बोला है तो ये सरफेस इंफिनिटी पर है ना। अब सोच रहे होंगे साइड पर भी तो चार्ज आएगा, पर इस साइड जो होगी वो इंफिनिटी पर, ठीक है। तो साइड पे जो चार्ज है उसको अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इंफिनिटी पर है। क्लियर? क्या ये डाउट था तरफ आपका? बस फिर फील्ड इक्वल कैसे बोल सकते हैं, समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहा हूँ। सर 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 अगर थोड़ी सी विड्थ है तो फिर हम अगर एक साइड से देख रहे हैं प्लेट को तो फिर ऐसा नहीं कह सकते ना कि दोनों चार्ज सरफेस के कारण जो फील्ड है उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों चार्ज किसी भी एक पॉइंट पर दोनों चार्ज सरफेसेस के कारण थोड़ी अलग अलग फील्ड आएगी ना। ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, एक लास्ट हाँ ऊपर जो हमने पढ़ा था कि एक लार्ज प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक लार्ज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पर, तो ये दोनों ही सरफेस के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, बट इन दोनों की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐड ही होगी, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। समझे? ओके, वेरी गुड। चलो अच्छा, ये मैंने अभी तो ऊपर वाले जो रिजल्ट था वो यूज करके बता दिया रिजल्ट क्या आएगा। इसे गॉस लॉ से भी बता सकता हूं मैं, गॉस लॉ से बताना चाहता अगर मैं तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसी कंसीडर करवा लेता आपसे, इस तरह की गॉसियन सरफेस कंसीडर करा लेता। कोई सिलेंडर बनाया मैंने, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए, और अब सिलेंडर का एक जो फेस है ना वो मेटल के अंदर है, एक फेस मेटल के अंदर, वो साइड व्यू समझ में आएगा, 3D पे बनाने तो अच्छे से साइड व्यू में समझ में आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि मेटल के अंदर है, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसका प्लस लिखोगे EX, दैट शुड बी चार्ज इनक्लोज, वो आ जाएगा बेस सरफेस की चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो E आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऐसी गॉसियन सरफेस लेके भी मैं सेम चीज डिराइव कर सकता हूं गॉस लॉ से।
बहुत प्रॉब्लम में डिराइव करके आइडिया ले रहा हूं किस तरह। जब भी आपके पास लार्ज मेटल प्लेट बोल देंगे ना, तो मेटल प्लेट पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी अगर एक सरफेस पे दी है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया, कंप्लीट, समझ में आ गया? यस, बच्चे मुझे बोल रहे हैं वेरी गुड। चलो, तो लार्ज मेटल प्लेट में तो हम देख रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वो इस तरह का कुछ केस हो गया, हॉलो पाइप जैसा कुछ केस है। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे डबल आती है, यहाँ पे डबल आती है, ये थोड़ा सा फर्क है। चलो, तो ये केस कंप्लीट हो गया है, तो उसे मैं हटाता हूँ और नया केस जो मुझे बताना है उसका आता है। तो नए केस के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस ज्यादा चाहिए, तो मैं पुराना कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ। अच्छा लगता है सारे एक साथ लिखे हुए रहते, आप लोग सारे एक साथ लिखते हैं ना, सारे रिजल्ट जो आएंगे। आखिरी केस जो बचा है तो ऐसे पूरे 9 केसेस का एक टेबल जैसा बना लेना, ठीक है, थोड़ा याद रखने में आसान रहे। तो आखिरी केस इसकी लेक्चर हम निकालेंगे, इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिव यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। तो अब हमारे पास फिर से प्लेट है which is very large but now it is non-conducting and it is uniformly charged। तो ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, दो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। अब हमारे पास है ना रो चार्ज डेंसिटी की एक प्लेट है, the thickness of plate is also important, the thickness is given to you, it is T, thickness कितनी T, इसका अगर साइड भी लिखाऊंगा मैं बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, और ज्यादा मैं ठीक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एकदम सेंट्रल लाइन और ये T थिकनेस की हमारे पास प्लेट है, तो दोनों तरफ T बाय हो जाएगी सेंट्रल लाइन, ठीक है। अंदर पूरे में वॉल्यूम में चार्ज, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, यहाँ पे हर तरफ चार्ज फैला हुआ है, इतना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लो। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है, करेक्ट, ड्यू टू दिस अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। तो वही केस, ये इनफाइनाइट लार्ज है, साइड व्यू ये है, 3D व्यू है, सिलेंडर वाला केस ले लेंगे अपन, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देंगे सिलेंडर वाली, सारे लॉजिक से। पहले बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बाहर में एक सिलेंडर ऐसा बना रहा हूँ जो सेंट्रल लाइन से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक जा रहा है, x तो x, यहाँ साइड का एरिया s है, ठीक है। लॉजिक वही सारे कि इनफाइनाइट लार्ज है, तो यहाँ सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इधर भी E होना चाहिए सिमेट्री से। तो टोटल फ्लक्स बाय दिस गॉसियन सिलेंडर इट शुड बी द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया उसका डबल, कर्व सरफेस का 0 हो जाएगा बिकॉज़ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेन सरफेस का फ्लक्स दो सरफेस का मिलाकर 2 हो जाएगा। Now it should be equal to the charge enclosed divided by epsilon naught। चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी रो थी, ये थिकनेस T है और यहाँ एरिया S था, तो T into S this should be the volume divided volume into rho will be the charge by epsilon naught, this should be the flux, volume charge density into volume should be T into S, the width is T and the cross section area is S, बता रहा वॉल्यूम, बताओ ये सब समझ में आया अच्छे से? ओके वेरी गुड। तो बस देखो फटाफट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, दोनों तरफ s x कैंसिल हो रहा है, तो रो t by 2 एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली रो t यहाँ सिग्मा है, रो t बेसिकली यहाँ सिग्मा है, अगर तुम सिग्मा निकालोगे ना तो सिग्मा लिखोगे चार्ज डिवाइड बाय एरिया, ठीक। आयुष खंडेलवाल माइक ऑफ रखो बेटा, मैंने सिग्मा लिखा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे एरिया है इसका, तो रो t है बाय s, तब चार्ज बाय s करोगे तो सिग्मा आ जाएगा,
तो बेसिकली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, वो लास्ट सरफेस जैसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे आ जाती है जैसे लास्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या रूट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज़ अंदर भी चार्ज था। इनसाइड निकालने के लिए गॉसियन सिलेंडर में अंदर लूंगा, सिमेट्री के लिए सिमेट्री वाले एक्सिस से दोनों तरफ इक्वल इक्वल डिस्टेंस चल रहा हूं मैं, दोनों तरफ एक्स से डिस्टेंस जा रहा हूं, है ना। अब इससे सारी कहानी पूरी आएगी, केवल चार्ज बदल जाएगा, रो इनटू विड्थ ऑफ सिलेंडर इज 2f इनटू x। अब इसके अंदर जो चार्ज है वो इसी में ना चार्ज क्लोज कम हो जाएगा, इट शुड बी 2es, ठीक है। इस वाले सिलेंडर के अंदर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिर से वही कहानी है हमारी पूरी सेम, ये s और ये टोटल लेंथ देखो यहाँ पे 2s हो गई, सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ x से डिस्टेंस गए हम, so total length of this cylinder is 2f into s, this is going to be the volume into rho will be the charge enclosed by epsilon naught should be the flux में बिल्कुल वही कहानी 2e। अब देखो यहाँ पे e कितना आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, s से कैंसिल हो रहा है, so that 2 और s गायब हो गया, rho by x by epsilon naught। If you carefully observe, this is proportional to x, this electric field is proportional to x, because central axis से distance से proportional है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है ना। इस प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ रही है, तो फिर बाहर जाके कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। अब टू सरफेस ऑफ प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और यहाँ पे जाके कांस्टेंट होगा rho t by 2 एप्सिलॉन नॉट। यार ग्राफ समझ में, मेटल प्लेट के अंदर अंदर इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग, और मेटल प्लेट में पीछे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिखा देना चाहिए। तो मैंने ये लास्ट नॉन कंडक्टिंग प्लेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो एक लास्ट सरफेस की होती है, एंड विद इन द प्लेट भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज़ दिस हैविंग चार्ज इनसाइड आल्सो, तो चार्ज अंदर भी होने की वजह से यहाँ पर ये चार्ज इंक्लूड होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे x के प्रोपोर्शनल। चलो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड x के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ लीनियरली x तक बढ़ेगा, सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद बाहर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दे बाहर, ठीक है। और अगर सेंट्रल एक्सिस से उधर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो डायरेक्शन रिवर्स होने से पीछे की तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में सेम ग्राफ बस नेगेटिव साइड में बनाया। बहुत बढ़िया, तो ये केस भी हो गया। तो नाउ अब हमने 9 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के। अब क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं अपन। अब आगे अपन कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो जितने अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी है उनका कुछ यूज कर लेंगे अपन, है ना, इनका यूज करके चीजें कुछ डिराइव करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से आप थोड़े डिफरेंट टाइप के कुछ रैंडम क्वेश्चंस, ये हटा दो सब में, ये कंप्लीट हो गया, नोट हो गया क्या, हटा दो फिर मैं, हाँ 30 सेकंड ले लो। तो देखो तुम्हारे लिखे थे इनको हटा देता हूं। ओके, अब I have a sphere with spherical cavity, मेरे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, अंदर वाली रेडियस a, बाहर वाली रेडियस b है, और यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2 है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2, ठीक है। तो एक मेरे पास स्फीयर है
जो अंदर से खोखला है होलो, और कैविटी का सेंटर भी स्फीयर का सेंटर, ये समझ में आ रहा है ना? Here is spherical cavity. You can write this is sphere, it's spherical cavity. ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है, अंदर चार्ज देने के लिए नॉन कंडक्टिंग तो होना ही पड़ेगा, नॉन कंडक्टिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज। इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अंदर बाहर जगह जगह पे, ठीक है? तो डिफरेंट पॉइंट कहाँ हो सकते हैं, कोई सबसे अंदर पूछ सकता है कि खाली हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कोई स्फीयर में बीच में पूछ सकता है, कोई बाहर पूछ सकता है। तो देयर विल बी 3 काइंड्स ऑफ पॉइंट्स है, 3 तरह के पॉइंट हो सकते हैं। एक हो सकता है कैविटी के अंदर, एक हो सकता है विद इन द स्फीयर, स्फीयर में मटेरियल के अंदर, और एक सकता है बाहर। 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। सबसे पहले एक पॉइंट को मैं नाम देता हूं। So let's say points are this is A, this is B, and this is C. And every point has distance from center equal to R, and R will be variable. R A point के लिए distance from center को मैं OA बोल दूंगा, center को O बोल देते चलो, है ना? और OA वगैरह सब मैं बता देता हूँ आपको, चलो। OA suppose X है, OB suppose Y है, और OC suppose Z है। ठीक, बता रहे डिस्टेंस। चलो फटाफट सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, सबसे पहले सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? आपको करना ही है, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन, मतलब होमवर्क नहीं, आपको करना है। व्हाट शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी? तो जवाब आ जाना चाहिए, बहुत आसान था सी वाला। आप लिखा मेरे पास, वेरी गुड, ऋतिक का, वेरी गुड। निमित गलत जवाब, जल्दबाजी में थोड़ा दिमाग नहीं लगाया ना, गलती कर दी। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, कोई मुझे समझाएगा? लॉजिक क्या लगा सकता हूं, सी पॉइंट पे कैसे निकाले इलेक्ट्रिक? सर पहले वॉल्यूम निकाल के टोटल चार्ज निकाल लेंगे, हाँ फिर गॉस लॉ लगा देंगे। हाँ, ये अपन ने पढ़ा है ना यार, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देखने पे ऐसे होता है जैसे पूरा स्फीयर का चार्ज सेंटर पे हो, तो पॉइंट चार्ज मान लो इसको, सारा चार्ज सेंटर पे मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बहुत आसान है निकालना, सारा चार्ज सेंटर पे मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी हो जाएगा k q टोटल जो भी अपॉन डिस्टेंस OC का स्क्वायर, OC मैंने z दे दिया और z का स्क्वायर डाल देना नीचे। अब q टोटल कितना होगा बस ये लिखना आपका काम बचा है। चार्ज कितना होगा स्फीयर के अंदर, ये सही से लिख दोगे तो सही से हो जाएगा क्वेश्चन। चार्ज कितना होगा, चार्ज शुड बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है इसका अभी, इट इज 4/3 pi v cube minus a cube। ठीक है, ये होना चाहिए इसके अंदर वॉल्यूम, में वॉल्यूम 4/3 pi v cube minus a cube। तो समझ में आया, बहुत समझ में आया। फिर पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में से जहां पे चार्ज नहीं है वो वाला वॉल्यूम हटा दिया, तो जहां जहां चार्ज है उतना वॉल्यूम रो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, चार्ज तो k q by r स्क्वायर, ऐसे ही उसी बाहर से देखते हुए k q by r स्क्वायर। ये आया कि नहीं, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यस या नो फटाफट करो। चलो यस, बच्चों का रिप्लाई ऐसा है, बहुत बढ़िया। तो सी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, चलो पहला केस अपन ने निकल लिया, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जल्दी से।
Ashish, very good. Electric field है, Aditi, very good. Ritu, very good. सब बच्चे सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड है शुड बी 0। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? कैन यू एक्सप्लेन क्यों आएगा ऐसा? नो चार्ज इनसाइड, वेरी गुड, चार्ज ही नहीं अंदर, बहुत बढ़िया। गॉस लॉ से बता सकते हो, सिमेट्री से आप बोलोगे कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कांस्टेंट स्फीयर पे होगी। सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है, अगर एक की रेडियस ए की डिस्टेंस को रेडियस के स्फीयर बनाओ तो पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। आपको पूरे कांस्टेंट स्फीयर से जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स शुड बी E into 4 pi radius x square, and that should be charge enclosed by epsilon naught, but charge enclosed is 0, so electric field is 0। तो ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बी बताओ। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ऋत्विक का जवाब भी आ गया, बहुत बढ़िया ऋत्विक। तो दो तरह से कर सकते हैं बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बी स्फीयर के अंदर है, पर स्फीयर में कैविटी है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, स्फीयर को पूरा सॉलिड बना लो, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मान लो पूरी रेडियस a का b का, और उसमें से माइनस चार्ज डेंसिटी का स्फीयर ऐड कर लो उसके साथ। दो चार्ज डेंसिटी का स्फीयर है और माइनस चार्ज डेंसिटी का स्फीयर है, इन दोनों का एडिशन करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा, है ना? फिर इनकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बी पर हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर ई। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, पूरे स्फीयर को सॉलिड मान लो, स्फीयर में कैविटी थी, मान लो कैविटी है नहीं, पूरा स्फीयर सॉलिड है, और जहां जहां कैविटी थी ना वहां पे आप मान लो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पॉइंट पी पे और उसे ऐड कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट में। ठीक है, अब कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के तो अंदर पॉइंट है, पॉइंट बी इज इनसाइड दिस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, और इस दूसरे सॉलिड स्फीयर के बाहर पॉइंट होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के अंदर में क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी रो r हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाला पॉइंट है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ेगी, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, k 4 हो जाएगा रो into 4 by 3 pi a cube by r square मतलब r square, और क्योंकि माइनस चार्ज डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, you should just subtract 2 to get the net electric field. E net should be rho y by 3 epsilon naught minus k rho 4 by 3 pi a cube upon y square. ये होना चाहिए आंसर। You should just arrange this, कि k की वैल्यू 1/4 pi epsilon डाल दो, तो rho y by 3 epsilon naught minus k को 1/4 pi epsilon डालेंगे तो rho ऊपर a cube बचेगा, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर। बस इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेना, ये आंसर आ गया। तो समझ में आया, एक तरीका समझ में आया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा यूज करा है मैंने कैविटी वाले हिस्से को भी मान लिया कि वहां पर भी चार्ज रखा था और कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बना दिया, और कंप्लीट सॉलिड स्फीयर वो जो कैविटी का हिस्सा था वहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ मान लिया। इन दोनों की वजह से डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी और उनको सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो उससे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, क्या लॉजिक समझ में आया? देख लीजिए, यस, ओके, वेरी गुड, है ना? तो एक तरीका तो देखा, एक और तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। एक और तरीका बताता हूं, ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट तरीके पे आना, ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पे आता हूं। इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। चलो छोटे स्फीयर में कैसे निकाला, छोटे स्फीयर की बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ये छोटे स्फीयर के बाहर पॉइंट है, आप छोटे स्फीयर के देखो बाहर पॉइंट है, छोटे स्फीयर पे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, k q by r स्क्वायर, डिस्टेंस इज r,
के क्यू क्या होगा, इसके अंदर जो वॉल्यूम है इनटू रो, है समझ में? ओके वेरी गुड। चलो एक तरीका क्लियर, तो दूसरे तरीके पे आते हैं। अब दूसरा तरीका, सेकंड तरीका बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो बी पर गॉसियन स्फीयर बना लो, गॉसियन स्फीयर कंसीडर करो, बी से गॉसियन स्फीयर कंसीडर करो। निमित बोल रहा है फर्स्ट वाले मेथड से नहीं कर सकते, बी पॉइंट बी पी ऑन द सरफेस। क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया निमित, आपका डाउट क्या है निमित? जल्दी से बोलो, माइंड से बोल दो। निमित ओके, आप कंटिन्यू करो, ठीक है चलो। तो बी पॉइंट से मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो बी पॉइंट पे गॉसियन स्फीयर कंसीडर कर लो। इस गॉसियन स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स होना चाहिए, टोटल फ्लक्स, वो होगा चार्ज इंक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ से कर सकते हैं अपन। सेकंड मेथड, सिमेट्री से फ्लक्स तो बोलेंगे E 4 पाई बाय स्क्वायर। इस पूरे स्फीयर पे एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए सिमेट्री से, और रेडियस b तक की बाय बोली थी मैंने, तो 4 पाई बाय स्क्वायर इसका एरिया हो गया, दिस विल बी चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इंक्लोज कितना होगा वो अच्छे से लिख लो, तो तुम्हारा काम है। चार्ज इन दैट स्फीयर इट शुड बी 4/3 पाई by क्यू माइनस a, है ना? ये जो ग्रीन कलर का मैंने बी से स्फीयर बनाया ना, इसके अंदर अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर अंदर चार्ज केवल इस कितने वॉल्यूम का चार्ज होगा, समझ में? ये y रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम माइनस a रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम, तो y रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम माइनस a रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, वॉल्यूम इनटू रो, चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट टू बी फ्लक्स। अब 4 पाई y इसको उधर भेज दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। 4 पाई y को वहां भेज दो तो 4 पाई कैंसिल, इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू y क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन y स्क्वायर, दिस इज सेम एज अबव। ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गई, ठीक है, देख लो सेम आ गई। चलो क्या ये दोनों चीज आ गई, दोनों मेथड समझ में आ गई? ये किसी को डाउट तो पूछ लो। निमित आपका क्या डाउट था बता दीजिए मुझे। सर मैं बोल रहा था कि अपन ऐसे गॉसियन सरफेस मानने की जगह बी पॉइंट पे ही अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे एक तो वो अपना अंदर वाला शेल हो जाएगा और एक ऊपर बाहर वाला रिंग टाइप की वो हो जाएगी। शेल हो जाएगा, वो भी शेल ही। हाँ मतलब वो भी शेल ही हो जाएगा। तो उसकी वजह से अपन इनर सरफेस, जस्ट इनर सरफेस पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो अंदर वाला शेल के जैसे जस्ट आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसको वेक्टरली ऐड कर देंगे। ये भी कर सकते हो, पर वही तो तरीका, मतलब बाहर वाले के अंदर कैसे लिखे, वो जीरो हो जाएगी। किसी शेल के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो बाहर वाले के अंदर जीरो, और केवल अंदर वाला जो ये सिस्टम बचेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा अपन को। तो वही एक तरह से ठीक है, यही आएगा सेम तरीके, है ना? हाँ सर। ओके, और सौरभ बोल रहा है उसने पहले सेकंड मेथड कर दी, कोई बात नहीं, दोनों मेथड आने चाहिए हमको। ओके, क्या है क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है? आप 3 पॉइंट पॉसिबल थे, यहाँ पे तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया। सबसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई, यहाँ बीच के रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया हमने, और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया। ठीक, अब मैं अगर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ उसके अंदर, बता सकते हो? सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो ग्राफ भी बना सकते हो ना, है ना? ग्राफ भी बनाना आना चाहिए तुमको। तो चलो मैं यहाँ पूरा स्क्रीन बना के ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है? सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहा हूँ। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जब तक आप ए डिस्टेंस तक नहीं जाते हो। उसके बाद बी के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² का फंक्शन है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बढ़ेगी। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। आफ्टर पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r² का फंक्शन, देखो, है ना? तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसको देखो, न्यूमरेटर में y cos 3 है, डिनोमिनेटर में y² तो ओवरऑल ये इंक्रीज ही होगा बिकॉज़ न्यूमरेटर इज हायर पावर ऑफ y।
तो y was the distance from center, जैसे जैसे अपन डिस्टेंस बढ़ाएंगे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड शुड इंक्रीज, तो इंक्रीमेंट ऐसा कुछ दिखेगा, तो फिर बाद में फिर 1/z² का फंक्शन है तो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ग्राफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? ओके वेरी गुड। अब इसमें होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी लिखना था। ये 3 पॉइंट एबीसी थे, तीनों पे पोटेंशियल लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। पोटेंशियल एट एबीसी, ठीक है, ये आप कर लें। वो आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने मैंने लॉजिक बताया वो सब यूज करो, पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी। अब मैं जो ये डायग्राम है हटा रहा हूं, है ना, नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये हटा दो पूरा, जल्दी हटा दो या ओके। अब फिर से मैं दूंगा आपको स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी, अगेन स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी। तो मेरे पास एक स्फीयर है और जिसमें स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। मैं सिर्फ इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह भी आप कर सकते हो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने में जो लॉजिक यूज करेंगे अपन, सेम लॉजिक से बाकी जगह पे डिराइव कर सकते हो आप। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको डिराइव करके बता, बाकी आप खुद कर सकते हो। आपसे यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। तो सिस्टम क्या है, मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था जिसमें स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर का सेंटर O, कैविटी का सेंटर O डैश। कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है जहां पर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? I have a sphere with spherical cavity and now my cavity is not concentric. Cavity is not concentric with sphere. Cavity is not concentric with sphere. ये समझो अच्छे से, है ना? Yes. तो अब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कैसे करें? उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप मान लो पहले तो कि पूरा सॉलिड स्फीयर था हमारे पास, पहले तो मान लो कि मेरे पास पूरा वो सेंटर से पूरा सॉलिड स्फीयर था, सुपरपोजिशन वाला लॉजिक यूज करेंगे। पूरा एक सॉलिड स्फीयर मान लो, सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ये मान लो, और फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का स्फीयर भी आपके पास ये मान लो, है ना, और आपको स्फीयर के अंदर ही अपने पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो देयर इज अ स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, थोड़ा छोटा रेडियस का है वो, देयर इज अ स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट सेंटर O डैश, और उसके अंदर पॉइंट है P जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो वो की पोजीशन में यहां दिखा रहा हूं, यहां O की पोजीशन में, ठीक है। हम करेंगे कैसे समझ आ रहा है? मैंने मान लिया कि स्फीयर कंप्लीट था और उसमें से कैविटी वाला हिस्सा माइनस चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर था, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकाल के ऐड कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, बताओ दोनों की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या बता सकते हो मुझे? दोनों स्फीयर की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पहले कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलो? कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताओ? एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना आती है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। सिग्मा ओपी, सिग्मा नहीं बेटा, रो रो ओपी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही।
किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सेंटर से उस पॉइंट जो लाइन जॉइन करती है उसके अलाउंग भी होती है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओपी वेक्टर के अलाउंग होगी। ड्यू टू दिस here electric field at p, let's say that is equal हो जाएगी रो r हो जाएगा ओपी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, है ना। इस वाले में चार्ज डेंसिटी यस बिल्कुल सही। और दूसरे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, सेम चीज लिखेंगे अपन रो o डैश p वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, बट हियर रो इज नेगेटिव, मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा रो के साथ, रो इज नेगेटिव। तो सेकंड वाले केस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया p पर। अब एक्चुअल केस तो इन दोनों का एडिशन था ना, एक्चुअल केस तो इन दोनों का एडिशन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। वो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का वेक्टर एडिशन। चलो इन दोनों को ऐड करो, देखो इसमें से रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आ जाएगा ओपी वेक्टर माइनस o डैश p वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस ओपी वेक्टर माइनस o डैश p, o ये रहा o डैश और ये रहा कहीं p, o से p का वेक्टर, उसमें से o डैश p को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, वो आपको o डैश वेक्टर दे देगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। o डैश वेक्टर इट शुड बी op वेक्टर प्लस po वेक्टर, po डैश वेक्टर, तो op वेक्टर प्लस इसको मैं बोल सकता हूं माइनस o डैश p वेक्टर। देखो ये समझ में आ रहा है कि हमको o डैश p वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ po वेक्टर, तो इसे सेपरेट करना मतलब इसे ऐड करना और ट्रायंगल वेक्टर एडिशन से o डैश आ गया। तो दिस इज नथिंग बट रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू o डैश वेक्टर। ये p पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, देखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इलेक्ट्रिक फील्ड o डैश ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर। आप कंप्लीट स्फीयर पे से o डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालते वही p पर आ गई, करेक्ट। So this is constant and electric field inside cavity is equal to electric field by complete sphere at center of cavity। देखो क्या हो रहा है, समझो अच्छे से, है ना। सभी बच्चे को अच्छे से समझना चाहिए, जो भी समझ नहीं आया पूछना चाहिए क्या हुआ है यहाँ पर। मेरे पास एक स्फीयर था जिसमें कैविटी थी, तो उसको मैंने क्या करा, मैंने पूरा स्फीयर मान लिया और कैविटी वाले को नेगेटिव चार्ज मान लिया, और इन दोनों की वजह से जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थी वहां लिखी, इंडिविजुअली लिखी और वेक्टर एडिशन करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई p पॉइंट पे इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से, p पॉइंट पे माइनस चार्ज डेंसिटी के स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को वेक्टरली ऐड करा। अब ये p पॉइंट दोनों स्फीयर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ρ/3 वाला लगाना पड़ेगा, ये लगाया अपन ने फार्मूला, ठीक है। इसके बाद मैंने दोनों को वेक्टर ऐड करके नेट फील्ड निकाली, और ये वेक्टर तो o डैश वेक्टर आ गया। इसका मतलब हम तो कैविटी के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, और वो ऐसी आ गई कांस्टेंट आ गई, और इतना आ गई जितना कि पूरे स्फीयर की वजह से उसके कैविटी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी विद द स्फीयर of uniform volume charge distribution rho, the electric field inside cavity is constant, and that is equal to the electric field created by complete solid sphere at the center of cavity। तो इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रहा समझ में? मेरे पास ये जो स्फीयर था इसके अंदर एग्जैक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दिखाऊं आपको, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखी है। देख कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में समझ में आया क्या ये अच्छे से? तो जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो मैं कराते कराते थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा स्पीड हो जाती है, तो प्लीज बीच में कभी भी कोई समझ नहीं आए चीजें पूछा करो उसी समय।
ये 100% कंप्लीट। हियर विद स्फेरिकल कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया अपन ने। तो अब आपको याद रखना है कि स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसके जैसा ही आइडेंटिकल केस एक और आइडेंटिकल केस, सिमिलर केस है। एक सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर लिया, उसमें मैंने सिलेंड्रिकल कैविटी बनाया। समझ लो क्या कर रहा हूं। एक मेरे पास लॉन्ग सिलेंडर था, उसमें मैंने सिलेंड्रिकल कैविटी बनाया। ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। इसमें सिलेंड्रिकल कैविटी बना, पूरे सिलेंडर का जो एक्सिस था वो ये, वो जो कैविटी है उसका एक्सिस ये। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना, ये पूरा करके सब कॉपी पेस्ट। इसी को टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यही लॉजिक लगाओगे। फर्क ये पड़ेगा, सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है, रो आ रहा है 3 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रो, ये पॉइंट अगर ओ और ये ओ डैश है तो ओ डैश वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन। समझ आ रहा है? सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड का बस फॉर्मूले में बाय 2 आता है, तो पूरा कॉपी पेस्ट बस बाय 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने एक और सिचुएशन हमने देखी है ना। सबको अगर कंप्लीट समझ में आ चुका है तो मैं हटाता हूं, कुछ और सिचुएशन भी हमें देखना है, कुछ और क्वेश्चन भी करना है, वो करते हैं अपन। ओके, ये पुराना क्वेश्चन हटा दो। ये स्फेरिकल कैविटी, नया क्वेश्चन दे रहे हैं आप। रोज हम जितने चीजें पढ़ते हैं, जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, वो आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। हर नेक्स्ट क्लास में पुरानी क्लास की सारी चीजें याद करनी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। जब क्वेश्चन नहीं बनते ना तो उसका रीजन अगर ढूंढोगे तो हमें थ्योरी याद नहीं रहती। तो अब हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेस बन रहे हैं, है ना। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधे से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो मिक्सअप होना चालू हो जाएंगे फॉर्मूलेस, ठीक है। तो अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब अगर रिवीजन अच्छे से करते रहोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग बनेगा। और इस समय अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आपने थोड़ा ध्यान कम दिया तो फिर पूरा उड़ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक, फिर बाद में आपको आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो ये समय है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब डिवोशन देना है टाइम का, आपको रिवीजन करना है, अच्छे से सारी चीजें याद करते चलना है ना। हर लेक्चर के बाद लेक्चर में जो भी पढ़ा था, यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग, यू शुड रिवाइज एवरीथिंग। हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशंस, किन कंडीशन में लगाना है वो फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, ठीक। चलो, तो हमने अभी तक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। एक केस वो लेता हूं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, बट अभी भी सिमेट्री रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा, एक स्फीयर है जिसमें चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, और चार्ज डेंसिटी सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके यहां पे देखो तो इट इज रो नॉट इनटू r। तो नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, but it is symmetric है, मतलब कि सेंटर से r डिस्टेंस पे मैं किसी भी डायरेक्शन जाऊं मुझे एक जैसी चार्ज डेंसिटी मिलेगी। r को चेंज करने पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल, r को डिस्टेंस बढ़ाएंगे चार्ज डेंसिटी मैंने बढ़ा दी है,
धीरे धीरे सेंटर से दूर जाने की चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पर सेंटर में चार्ज डेंसिटी 0 है, धीरे धीरे चार्ज डेंसिटी सिमेट्रिकली बढ़ते सरफेस को मैच करती है ना। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी रखना है। अब इस तरह के स्फीयर, मान लो स्फीयर की टोटल रेडियस r थी, इसकी वजह से सबसे पहले बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, पहली चीज बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बताओ क्या लिखेंगे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field at the point outside the sphere. Electric field at a point outside the sphere. सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्री के लॉजिक को भी लगा सकते हो, है ना। सोचो, ऋतिक का जवाब भी आ गया। ऋतिक कैसे निकाला ये? आंसर कैसे निकाला? क्या हमने ऐसे क्वेश्चन में कभी टोटल चार्ज निकाला था इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा ऐसा करा था कभी? टोटल चार्ज इनसाइड जैसे कुछ करा है पहले कभी अपन ने? याद तो आपके बिगिनर ऑफ 1 में शायद ऐसे क्वेश्चन थे, तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम का इंटीग्रेट करके, यस, है ना। तो अगर मुझे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बाहर से देखने पे तो सिमेट्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट चार्ज वाली आना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होना चाहिए k q टोटल जो भी आएगा डिवाइड बाय जो भी यहाँ की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो भी है, सपोज ये डिस्टेंस मान लो x थी, तो k q का x क्यों रहेगा। अब q जो होगा टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर वो लिखना पड़ेगा आपको, वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आप क्या करो, इस r रेडियस पे यहां पर एक स्फेरिकल शेल बनाना, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ स्मॉल थिकनेस dr। तो स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा इट शुड बी एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इनटू इट्स थिकनेस, और वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें चार्ज रहेगा। ये चार्ज को अगर इंटीग्रेट करो तो पूरा चार्ज निकालने के लिए 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करो। 4 बाय rho naught इज कांस्टेंट, r क्यूब dr का इंटीग्रेशन r की पावर 4 बाय, ये आ रहा मेरे पास 5 rho naught r की पावर 4। देखो ये टर्न आ रहा है, समझ में आ रहा है कि मैंने टोटल चार्ज कैसे निकाला अंदर, है ना। टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या करा, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके स्फेरिकल शेल बना ली, स्फेरिकल शेल बनाई मैंने, शेल का रेडियस r है तो उसका जो पूरा कर्व्ड एरिया होगा इट शुड बी 4 पाई r2, कर्व्ड एरिया इनटू छोटी सी थिकनेस दिया है, इसका वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी, द चार्ज इन द स्फेरिकल शेल, चार्ज इन स्फेरिकल शेल, ऐसे सारी स्फेरिकल शेल जोड़ दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा इन सबका चार्ज, सेंटर से लेके सरफेस तक जितनी स्फेरिकल शेल बनी सबको जोड़ दो तो टोटल चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज की इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 4 बाय rho naught कांस्टेंट r के पावर 4 बाय 4 ये आ गया चार्ज, ठीक है। यस, अब चार्ज इंक्लूड डाल दो यहाँ पे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये हो जाना चाहिए 4 लिखा वहां पे 5 rho naught r की पावर 4 k बाय x स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए आंसर। आउटसाइड किसी पॉइंट पे एप्लाई करके आंसर दिया होगा, क्या समझ में आया? Is this point clear? Yes. देख लो अच्छे से, नोट कर सकते हैं। दूसरा हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अच्छा फटाफट बताओ, बाहर पोटेंशियल पूछता तो क्या देते जवाब, यहाँ पोटेंशियल पूछता तो क्या जवाब देते?
फटाफट बोलो क्या होता है पोटेंशियल। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोटेंशियल, जल्दी। फिर बाहर से देखने पे स्फीयर ऐसा लगता है ना, पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बोल देंगे। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर। अमित का जवाब आ गया मेरे को। यस अमित, यस इट शुड बी k q जो भी स्फीयर का टोटल चार्ज है डिवाइड बाय डिस्टेंस x। तो q टोटल की वैल्यू डाल दो, पोटेंशियल आएगा। ठीक, यस अदिति बिल्कुल सही, ऋत्विक वेरी गुड, है ना। तो पोटेंशियल भी पूछ सकता था। चलो अब दूसरा पार्ट अपन करने वाले हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ डाउट है किसी को भी तो पूछ सकता है, और जिसको ये हो चुका है वो अगला ट्राई करो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी डिराइव करो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए डिराइव करो। अंदर कोई पॉइंट ले लो, सेंटर से कोई डिस्टेंस मान लो, सेंटर से कोई डिस्टेंस ले लो, मान लो y डिस्टेंस से सेंटर से पॉइंट P, है ना। देयर इज सम पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो सेंटर से y डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां। ऋतिक का जवाब क्या आ गया। ओके ऋतिक, देखते हैं अपन। काफी कर चुके हैं पर ऐसा क्वेश्चन, तो ये आ जाना चाहिए आपको जल्दी से। क्रिस का जवाब भी आ गया। क्रिस थोड़ा अच्छे से सोचो, गलत है आंसर। ऋत्विक नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ बाई चांस आंसर वैसे आ जाएगा। यस आपका आंसर वैसे आ जाएगा। चलो देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट स्फीयर बनाएंगे। गॉस लॉ से अगर करो तो कांस्टेंट स्फीयर बनाएंगे, है ना। गॉस लॉ से अगर करो तो कांस्टेंट स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स होगा वो ना कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू 4 पाई बाय स्क्वायर। कई बार कर चुके हम, तो ये इनटू एरिया प्लस रहेगा। अब इसके अंदर अंदर का चार्ज कितना वो लिखो। तो चार्ज के लिए ये इंटीग्रेशन 0 टू y कर देना बस। इसके अंदर अंदर का चार्ज निकालने के लिए चार्ज हो जाएगा रो नॉट r 4 पाई r स्क्वायर dr, इसका इंटीग्रेशन 0 टू r। बस ये इंटीग्रेशन में लिमिट यहाँ पे बाहर आ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा पाई रो नॉट y की पावर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। उधर लिखा था e into 4 पाई y स्क्वायर। तो थोड़ा अरेंज कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 पाई यहाँ पे नीचे लाएंगे तो 4 आएगा नीचे, तो रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पाई कैंसिल हो गया, नीचे y स्क्वायर ऊपर y की पावर 4 तो y स्क्वायर बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि आंसर आ रहा है रो नॉट, तो पाई पाई गायब हो गया, 4 नीचे आ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट y की पावर, ये आ गया आंसर। अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक आ रहा है क्या समझ में। रो नॉट r स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, अथर्व का सही आ गया, वेरी गुड अथर्व, यस, है ना। तो कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार अपन, है ना। तो आ रहा है समझ में कि कैसे करा है अपन ने। अब मैं केवल गॉसियन स्फीयर के अंदर अंदर का चार्ज लिखूंगा, तो इस y रेडियस के अंदर अंदर चार्ज आने के लिए 0 टू y इंटीग्रेट करूंगा मैं। ठीक है, तो 0 से y इंटीग्रेट करके चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर आगे सॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर। ओके वेरी गुड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फटाफट अंदर का पोटेंशियल भी बताओ। पोटेंशियल इंस्टेंट कितना पॉइंट मैंने पूछ लिया, पोटेंशियल इंस्टेंट करो। इनसाइड यही वाले पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ मुझे, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ मुझे। सेंटर से y डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा करो।
बस अथर्व का आंसर भी आ गया। चेक करते हैं अथर्व कैसे निकाला। अथर्व से आंसर आपने क्या करा, कैसे इंटीग्रेट करा, किसको इंटीग्रेट करा? ठीक है, आइडेंटिकल आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलो दो तरीके हैं पोटेंशियल निकालने के, दो तरीके पोटेंशियल निकालने के। एक तरीका माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में कर लेंगे तो ई डॉट डी आर लिख रहा हूं मैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर अलग अलग है, तो इस इंटीग्रेशन को आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। इंफिनिटी से बाहर आने के लिए आपको पहले इंफिनिटी से सरफेस तक आना पड़ेगा, उसके बाद सरफेस से अंदर जाना पड़ेगा। जब आप इंफिनिटी से सरफेस तक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले ले सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बोर्ड उसका फॉर्मूला डाल देना, और जब अंदर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला फॉर्मूला डाल देना। ठीक है, तो ऐसे आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटीग्रेट करके बाहर का पोटेंशियल ये आता था, ये लिख देता हूं ना डायरेक्ट में, बाहर वाला इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा, इसमें x को r डाल देंगे तो k q टोटल का पाई रो नॉट r की पावर 4 डिवाइडेड बाय x को r डाल देंगे सरफेस तक इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। तो दूसरा एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, r2 बाय अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट बाय स्क्वायर, रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट बाय स्क्वायर, द एक्सप्रेशन विल बी dy dy हो जाएगा। इसको सही से इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यहां k की वैल्यू डाल दो 1/4 pi epsilon naught, so it is rho by 4 epsilon naught r cube minus rho by 4 epsilon naught y cube का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 लिमिट r to y, सही से लिमिट डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका। क्या पहला तरीका समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू जो इस पोजीशन तक जाना है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस गिव्स यू पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो अंदर के पोटेंशियल की ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर तो अलग अलग है, तो बाहर और अंदर दो पार्ट में डिवाइड करा इससे मिले और इंटीग्रेट करा। क्या ये तरीका समझ में आया? बताओ पहले तो मुझे तरीका बताओ समझ में आ रहा है कि बच्चे बोल रही है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया है। अगर एक और तरीका बताना चाहूंगा, एक और तरीका सेकंड मेथड। कभी किस क्वेश्चन में क्या जरूरत पड़ जाए इसलिए आपको सारी मेथड आनी है, इसलिए सारी मेथड सिखा करेंगे हम दोनों साथ। जितने भी आपके दिमाग में कुछ आया करे तो मुझे बताया करो, है ना। चलो सेकंड मेथड। अब देखो हमें एक शेल का पोटेंशियल पता है, उसके अंदर क्या होता है। किसी शेल के अंदर जो शेल की सरफेस का पोटेंशियल होता है वही होता है ना। एक शेल के अंदर मेरे पास एक डाउट आ रहा है, पहले आयुष को बता देता हूं। सर आपने डायरेक्ट सेंटर से लिमिट क्यों नहीं ली? डायरेक्ट सेंटर से लिमिट का मतलब क्या? पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है ना, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आना चाहिए, मुझे यहां पर आना है तो इंफिनिटी से यहां होगा, तो इंफिनिटी से पहले सरफेस तक आया, फिर सरफेस से यहां होगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इंफिनिटी से हमें जिस पॉइंट तक आना है वहां पर आना पड़ता है। ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड पे आते हैं। हाँ वही आंसर हो, मुझे लग ही रहा था आपका आंसर बोल। चलो सेकंड मेथड जल्दी से देखो भाई। स्फेरिकल शेल के सेंटर का पोटेंशियल आप लिख सकते हो, और बेसिकली अच्छा सेंटर में थोड़ी पूछा मैंने आपसे, मैंने तो जनरल पॉइंट पे पूछा है ना। जनरल पॉइंट पे कैसे करेंगे, तो ये तरीका फंसेगा, ये करना पड़ेगा यार, एक ही तरीका है, यही करना पड़ेगा। अगर आपको सेंटर पे पूछ लेता ना पोटेंशियल में, तो सेकंड मेथड और हो सकती है, पर सेकंड मेथड नहीं हो सकती अभी क्योंकि मैंने जनरल पॉइंट पे पूछा है। अगर आपको मैंने पोटेंशियल सेंटर पे पूछा है ना, वो निकालना थोड़ा आसान है। दूसरी मेथड सेंटर के पोटेंशियल भी बन सकती है। एक एक स्फेरिकल शेल के सेंटर का पोटेंशियल लिख के सबको ऐड कर दो,
हर स्फेरिकल शेल का चार्ज देखो ये लिखा हुआ था, तो k चार्ज ऑफ द स्फेरिकल शेल व्हिच इज rho naught 4 pi r cube dr, ये चार्ज था k क्यूब बाय रेडियस ऑफ शेल, इतना उसके सेंटर में पोटेंशियल होता है, बस इसे इंटीग्रेट कर लो, रेडियस इज वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऐसे निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका समझ आ रहा है? सेकंड तरीका सिर्फ सेंटर के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ये मैं जनरल पॉइंट में नहीं लगा पाऊंगा, जनरल पॉइंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे करना। सेंटर के पोटेंशियल के लिए एक तरीका मैंने बताया, ये आ रहा है कि समझ में? यस, ओके। चलो, तो हमने क्वेश्चन ये करा नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बट सिमेट्रिक रखा था। तो हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और केसेस देखे, कुछ हमने अलग-अलग केसेस भी देखे, कैविटी भी डाल दिए अपने क्वेश्चंस में। जितने भी चीजें हमने आज डिराइव करे ना, सब अच्छे से याद करो, सब अच्छे से ध्यान रखो, सबका डायरेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब अगला रीजन अबाउट जो है वो भी आपका हो जाएगा, नेक्स्ट रीजन अबाउट हो जाएगा। मुझे एक दो क्वेश्चन करवाने थे उससे रिलेटेड, बट स्टिल आप लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी रीजन अबाउट से अगर ये सब पढ़ चुके हो तो नेक्स्ट रीजन अबाउट भी आपका होमवर्क में है। BB7 तो दे चुका था आपको, BB8 भी आप होमवर्क में, ठीक है? तो BB7 का डिस्कशन आज अपन ने करा, आपने बोला डाउट ही नहीं है, अगर आपको डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। कल की अपनी क्लास तो रिवीजन क्लास है, कल हम ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे। तो ग्रेविटेशन में आप लोग थोड़ा पढ़कर आना, ग्रेविटेशन में आपने जो भी पढ़ा है 11th क्लास में, पहले तो आपको थ्योरी में कोई डाउट हो तो वो पूछना, अगर आपके थ्योरी में डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस से के थ्रू अपन करेंगे, ठीक है? और आपके 1 2 3 4 एससीबी, अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो भी लेके आ सकते हो, है ना? आपको ग्रेविटेशन की क्वेश्चन बैंक मिली है, क्वेश्चन बैंक करना चाहिए आपको, पूरी क्वेश्चन बैंक मिली है ना सबको? तो अगर नहीं हो तो मैं शेयर कर दूंगा, अगर है तो ठीक है, यस, है ना? तो क्वेश्चन बैंक पूरी करो, मॉड्यूल पूरा करो, 100% सॉल्व करो मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व करो, 1 2 3 4 सॉल्व करो, एससीबी सॉल्व करो, है ना? जो डाउट है वो पूछो। अगले टेस्ट में ग्रेविटेशन आने वाला है, जब तक आपको ये सारा मटेरियल कर देना चाहिए, ठीक? तो 1 2 3 4 बुक मेरे पास है नहीं जो मैं ऐसे भेज दूंगा, आपको वो लेना ही पड़ेगी किसी शॉप से। और अगर वो पेपर में 11 के टॉपिक आते हैं, थोड़े से इस बार कम आ गए थे, 20% से 25% टॉपिक 11 के आएंगे, 20 से 25% के क्वेश्चन 11 के आएंगे, तो 30 में से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे 11 के, ठीक है? यस, चलो ओके बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।